जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट मंत्रा पे। आज हम आपको यूपीएसआई के लिए जीएस पोर्शन में जो भारतीय संविधान पूछा जाता है 16 से 18 नंबर का, यानी कि लगभग ये 16 नंबर तक आता है और हमारे होता मूल विधि इसमें पूछा जाता है। यानी कि अगर आपको यूपीएसआई के लिए जीएस पढ़ना है तो जीएस के नंबर लाना इसमें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें दो ही सब्जेक्ट लगभग से 24 से 25 नंबर आराम से दे देते हैं। तो वो आपको दो सब्जेक्ट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा। अगर आपको मूल विधि कहा जाए तो मूल विधि का सिलेबस बहुत बड़ा है, भारतीय संविधान भी बड़ा है। तो आपको मेन चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि आपको यूपीएसआई का एग्जाम निकालना, ना कि पीसीएस का एग्जाम देना है। तो इसके लिए हमें मेन चीज़ों पर टारगेट करना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट करते हैं, मतलब हमने देखो पुराने वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अनुसूचियाँ बता दी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि संविधान कैसे बना है, फिर इसके हम भाग एक बताएंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले ये देख लें, हम भारतीय, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। तो देखो भारतीय संविधान है क्या। अगर आपसे कहा जाए कि संविधान है क्या, तो जैसे हमारा मतलब कि हर एक देश होता है, कोई भी देश हो, उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। उन्हीं के हिसाब से तो किसी देश की संचालन व्यवस्था चलाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कुछ भी करने लगेंगे। तो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जिन नियम कानून की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना, क्योंकि ये हम लिखेंगे इस वजह से नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लास है कि तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, आप सुनते रहिए आराम से। किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियम कानून की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। आई होप आपको संविधान की डिफिनेशन समझ। अब होता क्या, संविधान कहीं कहीं किन किन देशों का संविधान होता है, लिखित फॉर्म में होता है। अब लिखित फॉर्म में होता है, कहीं कहीं संविधान जो होता है किसी किसी देशों का वो अलिखित भी होता है। तो अब ये लिखित और अलिखित का आ जाता है कॉन्सेप्ट कि संविधान, तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। तो संविधान दो तरीके का होता है, संविधान लिखित भी होता है और संविधान अलिखित भी होता है। अलिखित संविधान, लिखित। तो देखो लिखित संविधान हम किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। देखो जिसको संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो वो लिखित संविधान, और जिसको संविधान सभा के द्वारा बैठकर लिखा ना गया हो वो अलिखित संविधान आता है। तो हम इसमें एग्जाम्पल बता देते हैं कि लिखित संविधान में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे एक हमारा भारत हुआ, भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, भारत हो गया। अमेरिका का संविधान जो है वो भी क्या है, लिखित संविधान है। एक आपको बता रहे हैं जापान, जापान का संविधान ये भी लिखित संविधान। आपने भारत अमेरिका आपको याद होगा, ये जापान एक्स्ट्रा जानकारी आप याद कर लेना। तो भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान और जापान का संविधान, ये तीनों संविधान लिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान, जिसको संविधान सभा द्वारा लिखा ना गया वो अलिखित संविधान होता है। इसमें हमारे कौन कौन से देश आ जाते हैं, जैसे एक हमारा सऊदी अरब आ जाता है, सऊदी अरब, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड, क्या ब्रिटेन। आपने ब्रिटेन सुना होगा बस। तो ये हमारे देशों के संविधान होते, अलिखित संविधान होते। तो आपको ये एक्स्ट्रा नाम भी याद रख लेना, क्योंकि जनरली बच्चों को सिर्फ ब्रिटेन पता रहता है और इसमें भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान। तो ये हुआ हमारा संविधान दो तरीके से, एक तो संविधान लिखित हो सकता है और संविधान अलिखित हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान किस देश का सबसे बड़ा संविधान है, किस देश का संविधान छोटा होता है। तो संविधान को हम बड़े और छोटे के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बड़ा और छोटा भी देख लेते हैं। जो संविधान होता है हमारा, वो संविधान कहाँ का सबसे बड़ा हो सकता है और किस देश का छोटा हो सकता है। तो अगर हम बड़े संविधान की बात करते हैं तो इसमें भी भारत नंबर 1 पे आता है। तो भारत का संविधान क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा संविधान अगर पूछा जाए, अमेरिका का संविधान होता है, अमेरिका का संविधान। भारत के संविधान सबसे बड़ा संविधान होता, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लेता है कि शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो वहाँ पर हो जाता मोरक्को। मोरक्को, ये जो है मोरक्को जो होता है, ये शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है मोरक्को। इसमें 3814 शब्द हैं, 3814 शब्द हैं। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस हमने बता दिया कि शब्दों के आधार पर अगर पूछेगा तो मोरक्को। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, भारत, और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान, नहीं सबसे पुराना संविधान। तो यहाँ पर ये अमेरिका का जो संविधान है 1787 से 1789 में बनकर तैयार हुआ था। 1789 में बनकर ये तैयार हो गया था अमेरिका का संविधान, और ये सबसे पुराना संविधान है। तो आपको संविधान लिखित और अलिखित समझ आ गया। संविधान नया होता है, संविधान पुराना होता है। संविधान बड़ा, अब देखो नया पुराना का एक कॉन्सेप्ट होगा। ये संविधान सबसे बड़ा संविधान है, बड़ा संविधान अगर देखा जाए तो भारत का, और ये छोटा संविधान। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि संविधान जो है वो नया किस देश का है, पुराना संविधान, यानी कि सबसे पहले किसका संविधान बना था। तो देखो अगर नया संविधान पूछा जाए तो वो होता है क्यूबा का।
क्यूबा का संविधान 2019 में बनकर तैयार हुआ था। और अगर सबसे पुराना संविधान पूछा जाता है तो पुराने संविधान में भी अमेरिका आता है, अमेरिका। अभी हमने आपको 1787 से 1789 में। तो देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन याद रखना। एक तो सबसे नया संविधान क्यूबा का, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, और सबसे बड़ा संविधान भारत का। तो आई होप आपको संविधान की सारी डायमेंशंस आपको हमने बता दी। संविधान सभा क्या होती है, संविधान इसके बाद हम आपको संविधान सभा बताते, क्योंकि हमने आपको संविधान सभा नहीं बताया। देखो, लिखित संविधान जिसको संविधान सभा द्वारा लिखा गया वो लिखित संविधान, जिसको संविधान सभा द्वारा लिखा ना गया वो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में यही पूछ लेता है कि बताओ किस देश का संविधान लिखित है या अलिखित है। इस वजह से हमने आपको मतलब कि एग्जाम्पल बता दे, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं अब देखो जो होता है इसके बाद। अब देखो जैसे हमारा देश तो बन गया, संविधान है। अब इस संविधान का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे, मतलब अगर देखा जाए तो हमारा देश जो पहले था वो इतनी आसानी से कोई भी संविधान नहीं बन गया था। पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो मतलब कि कैसे एक प्रारूप आया कि हमें संविधान अपना बनाना है। तो संविधान सभा ने विचार किया, मतलब संविधान सभा ने सोचा कि हमें अपना देश बनाना, अपने देश के लिए एक अलग संविधान बनाना है। तो फिर संविधान सभा ने क्या किया, अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग करने लगे। तो होता संविधान सभा की मांग हम बता देते। पहले संविधान सभा आपको हम थोड़ा सा समझा दें। संविधान सभा क्या होता है, संविधान सभा इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो होता क्या, संविधान सभा किसी मतलब कि संविधान सभा होती किसी देश की जनता के प्रतिनिधियों की सभा को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। तो जनता के प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। और जनता के प्रतिनिधि वो कैसे होंगे, जो संविधान निर्माण करेंगे। तो जनता के प्रतिनिधियों की सभा जो संविधान का निर्माण करते हैं उसे संविधान सभा कहते हैं। अब देखो संविधान सभा जब बन गई तो संविधान सभा में क्या हो, संविधान निर्माण करने वाले प्रतिनिधि आ गए। तो अब होता क्या, इन्होंने क्या किया, हमारा देश तो अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये प्रारूप मतलब कैसे, संविधान सभा ने सोचा कि हमें अपना संविधान बनाना है, कब तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। तो हुआ कि फिर संविधान सभा ने मांग की। तो सबसे पहले इसमें मांग किसने की थी, अगला टॉपिक है संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग 1895 में बीजी तिलक ने की थी। कब की थी, स्वराज की कहाँ पर की थी, तो स्वराज विधेयक में की थी। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक में की थी। इसके बाद, और ये मांग कैसी थी, ये अनौपचारिक मांग थी। ये मांग कैसी थी, अनौपचारिक, अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी ने मांग की थी संविधान सभा की 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। महात्मा गांधी दूसरी मांग कब की थी, महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग 1922 में की थी। और इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण भारतीय करेंगे और भारतीयों की आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी संविधान सभा। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग 1922 में की थी। इसके बाद हमारे मांग की थी 1934 में M.N. रॉय। 1934 में M.N. रॉय ने की थी पहली बार ऑफिशियल मांग। तो इसको कहते हैं औपचारिक मांग। किसने की थी, औपचारिक मांग संविधान सभा की। अगर आपसे कहा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बार औपचारिक मांग किसने की थी, तो वो नाम था M.N. रॉय। इसके बाद 1935 था। 1935 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो पहली मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहाँ, किस विधेयक में की थी, स्वराज विधेयक में। मांग कैसी थी, अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में मतलब कि संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में M.N. रॉय ने मांग की थी। और ये मांग कैसी थी, ये औपचारिक मांग थी। पहली बार ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने की थी। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू आए थे। उन्होंने दो बार, एक तो 1924 में की थी, दूसरी 1938। 1924 वाली जो मांग थी वो ऑफिशियल नहीं थी। 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी, जवाहरलाल JL नेहरू, 1938 में जो मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और ये ऑफिशियल मांग थी। तो संविधान सभा में इतनी मांगे हुई, मतलब कि अंग्रेजों से ये कहा गया कि हमें संविधान सभा चाहिए और हम अपने देश का निर्माण खुद से करेंगे। तो ये था संविधान सभा की मांगों का
प्रारूप। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं, अब जैसे संविधान सभा की हमने मांग कर ली, तो अब हमारे देश का निर्माण भी होना है कि अपने देश का हम संविधान बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या होगा। तो ये सब आपको बताने से पहले अब थोड़ा हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे हमारा देश गुलाम था, तो जैसे हमने संविधान सभा की मांग तो कर ली, अब संविधान सभा की हमने मांग कर ली, तो एक चीज़ ये होगी कि अब देश है, जैसे मान लो पहले ऐसा नहीं था कि आज अगर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे देश में क्या थी, 552 देशी रियासतें थी, वहाँ पर राजाओं का शासन चलता था। तो इतना आसान नहीं था कि एक देश को इकट्ठा करना, तो देश को इकट्ठा करना आसान नहीं था, कि ऐसे नहीं था, बहुत मुसीबत आई थी कि कैसे देश को एक करना है, क्योंकि कोई कह रहा हमें अलग राज्य बनाना हमारी भाषा के आधार पर, कोई कह रहा था हमारी भाषा के आधार पर स्टेट बना दो, तो ये इकट्ठा करना आसान नहीं था। तो हम अपने पहले हमारे देश में क्या थी, 552 देशी रियासतें थी, देशी रियासत ये थी। तो देखो इनको हटाकर, इनको ख़त्म करके एक नया देश का निर्माण करना था, यानी कि नया संविधान बना। तो हुआ क्या था, तो इनको, तो ये जिम्मेदारी किसको दी थी कि हम इन जितनी देशी रियासत इनको ख़त्म करके एक नया देश का निर्माण करेंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई थी सरदार पटेल, सरदार पटेल और वीपी मेनन, वीपी मेनन, एक नाम इसमें माउंटबेटन भी आता है, लेकिन आप दो याद रखना, सरदार पटेल, मेन भूमिका सरदार पटेल की थी। तो इसमें 552 देशी रियासतों में से, 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासत थी, 549 देशी रियासत, इन्होंने क्या कहा कि हम भारत में मिल जाएंगे। लेकिन जो 3 देशी रियासतें थे उन्होंने साफ सा मना कर दिया कि मैं भारत में नहीं मिलूंगा। उसमें से एक तो ऐसा निकला, उसने कहा कि हम अलग पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि जो अंग्रेज हमें मतलब कि जा रहे थे छोड़कर, तो उन्होंने ये कहा था कि जिसका मन करे वो भारत में मिल सकते हैं, जिसका मन करे वो अमेरिका मतलब उसके पाकिस्तान में जा सकते हैं, जिसका मन करे वो मतलब कि अपने लिए स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन दी, भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और क्या अपने लिए स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकते थे। तो 3 देशी रियासतें कौन थी जिन्होंने मतलब कि भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। एक तो जम्मू कश्मीर था, दूसरा हमारा हैदराबाद था, हैदराबाद, तीसरा हमारा था जूनागढ़। ये हमारी 3 देशी रियासतें थी जिन्होंने भारत में मतलब कि भारत में मिलने के लिए इनकार कर दिया था। तो देखो हुआ क्या था, अब इन तीनों देशी रियासतों को मिलाना भारत में ज़रूरी था। तो सरदार पटेल ने बहुत सारी कोशिशें की, तो ये मिलने तैयार नहीं किया। तो यहाँ पर देखो ये जूनागढ़ था, जूनागढ़ में ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। तो वहाँ पर मतलब कि जनमत संग्रह करा लिया गया कि हिंदू मतलब कि उन जनता से पूछा गया कि आप भारत में मिलना चाह रहे हो या पाकिस्तान में जाना चाह रहे हो। तो ज़्यादातर हिंदुओं ने क्या कह दिया था, हाथ भारत की तरफ खड़े किए थे। तो इसको जनमत संग्रह से मिला लिया गया था, इसको जनमत संग्रह से भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ को कैसे मिला गया, जनमत संग्रह से मिला लिया गया था। अब हमारा बचा था हैदराबाद। हैदराबाद को कैसे, तो हैदराबाद में शासन करने वाले निज़ाम कहते हैं, हैदराबाद का निज़ाम था। तो यहाँ पर क्या था, हैदराबाद का इसको भी भारत में मिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसने क्या किया कि उसने यूएनओ में केस कर दिया कि भारत वाले हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कि हमारे साथ मतलब कि सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो यूएनओ में जब केस गया तो यूएनओ ने साफ साफ नोटिस भेज दी कि आप आर्मी की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आप मतलब यूएनओ ने कहा कि आप आर्मी की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने एक दिमाग लगाया और क्या कि जितने भी आर्मी के ट्रेंड ऑफिसर थे उनको पुलिस की वर्दी मतलब कि पुलिस की वर्दी पहना दी और भेज दिया हैदराबाद में। तो पुलिस की वर्दी में ही सेना आई थी और एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया था। लेकिन ये जम्मू कश्मीर वाला किसी भी तरीके से मिलने के लिए तैयार नहीं था। जम्मू कश्मीर कह रहा था कि हम अपने लिए एक अलग देश बनाएंगे। तो अलग देश बनाने के चक्कर में तो भारत वाले ने भी सारी कोशिशें करके इसको छोड़ दिया था कि अलग देश बनाएगा। तब तक क्या हुआ, और इस जम्मू कश्मीर को भर कौन रहा था, जम्मू कश्मीर को भरने का काम पाकिस्तान कह रहा था कि किसी भी देश के मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि एक अपने लिए एक अलग देश का निर्माण करो और उसके प्रधानमंत्री बनो। तो ये बात सोचा, कहा तो बात तो सही कह रहे हैं कि काहे हम किसी देश के मुख्यमंत्री बने, अपना एक देश बनाएंगे जिसके हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये बात थी तब तक। और ये पाकिस्तान ये इसको इस वजह से कह रहा था कि मतलब ये अलग होंगे तब तक हम आतंकवादी हमला कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं इसी बात से जाने जाते तब तक। और हुआ भी ऐसा कि मतलब कि पीछे से तब तक पाकिस्तान ने क्या किया, हमला कर दिया। तो जम्मू कश्मीर पर जब हमला किया गया था तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, राजा हरी सिंह। हरी सिंह ने मना कर दिया था, कहा था हम अपने लिए एक अलग देश बनाएंगे। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के इतने संसाधन तो थे नहीं शुरुआत में, तो पाकिस्तानियों ने तो हमला कर दिया। तो अब जम्मू कश्मीर को कब्जा करने लगे।
तो राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े आए किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू के पास जब ये आए तो नेहरू से कहा कि हमें बचा लो। तो नेहरू तो सीधे साधे थे, नेहरू ने कहा कि ठीक है हम अपनी आर्मी भेज दे रहे हैं, बचा ले रहे। लेकिन सरदार पटेल ने वहाँ पर नेहरू को मना कर दिया था। सरदार पटेल ने नेहरू को मना किया, कहा ऐसे नहीं भेजेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी। जब हम कह रहे थे कि भारत में मिल जाओ, तब तो ये भारत में मिलने के लिए तैयार थे नहीं, तो हम अपनी सेना क्यों भेजेंगे। तो सेना हम तभी भेजेंगे जब आप हमारे मतलब कि भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। तब वो डेट थी 26 अक्टूबर 1947। तो राजा हरि सिंह ने कहा कि हम हस्ताक्षर कर रहे हैं कि आज से हम भारत में विलय हो रहे हैं। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब कराए गए थे, 26 अक्टूबर 1947। ये डेट आपको याद रखनी। तो जब 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसके बाद ने यहाँ से सेना, भारत की सेना गई थी। तब तक जब तक गई थी तो जितना कवर कर चुकी, मतलब कि जैसे सेना उधर से पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया तो कुछ ना कुछ वो मतलब कि कब्जा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितना कब्जा कर लिया था उसके बाद वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। और इधर से भारत की तरफ से कमान आर्मी के कौन संभाल रहे, मेजर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी को कमान सौंपी गई थी। तो वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। और जितनी बाउंड्री उन्होंने कवर कर ली थी 40%, उसी को कह देते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस हिसाब से पूरी 552 देशी रियासत तो का मतलब कि एक भारत मिलकर तैयार हो गया था। अब इस देश को विभाजन करना था कि कैसे हम बनाएं कि अब यहाँ से राज्य, अब हमारे पास देश तो पूरा कंप्लीट हो चुका कि सब लोग भारत में मिल चुके थे। अब हमें बांट के इनको राज्यों में बंटवारा करना था। तो ये राज्यों का बंटवारा किस हिसाब से होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।